द इनविंसिबल आयरन मैन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से टोनी स्टार्क अपना सूट लेता है और वहां से भागना शुरू करता है। दूसरी तरफ मारिया हिल वो टेक्सास पहुंच जाती है और टोनी स्टार्क ने जो उसको काम दिया था वो पता लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो देखती है कि वहां पे उस जगह पे पहले से एक विलन का कब्जा है जो कि द कंट्रोलर है। और साथ में हमने पेपर पॉट्स का नया सूट भी देखा जो कि रेस्क्यू आर्मर है और उसके बारे में हम आगे और भी जानेंगे। लेकिन सबसे मजेदार बात ये थी कि हमने वहाँ पे वॉर मशीन और आयरन मैन की जबरदस्त किस्म की लड़ाई देखी थी, जिसके आखिर में आयरन मैन जो है वॉर मशीन का आर्मर पूरी तरह से बेकार कर देता है और खुद पानी में जाके गिर जाता है। और नॉर्मन ऑसबॉर्न आयरन मैन से निपटने के लिए नेमोर को से बात करता है ताकि नेमोर जो उससे पानी के अंदर निमट सके। अब आगे और यहाँ सब शिफ्ट होते हैं बेसिकली वाशिंगटन डीसी के अंदर, जहाँ पे जो है एक तरह का अर्थक्वेक अचानक आ जाता है। और ये सब दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो है हमारी बेसिकली पेपर पॉट्स वो अब काम में आने वाली है और वो देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आके लोगों को बचाना शुरू करती है अपने आर्मर के जरिए। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग चीज़ें हमें उन्होंने बताई गई हैं, लेकिन मैं वो सब आपको नहीं सुनाऊंगा। बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये जो है अपने ज़बरदस्त तरीके से सूट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और ख़ास बात इसकी यह है रेस्क्यू आर्मर की कि इसके अंदर कोई भी जो है आर्मर ही नहीं है, मतलब ये किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकती, सिर्फ इसको बनाया रेस्क्यू करने के लिए गया था और रिकवरी करने के लिए, इसीलिए इसका नाम रेस्क्यू आर्मर है, क्योंकि इसके अंदर कोई हथियार वगैरह नहीं है जिस तरह आयरन मैन के दूसरे सूट्स के अंदर होते हैं। और इसी तरह पेपर पॉट्स हमें यही सारी कहानी यहाँ पे बता रही होती है क्योंकि उसको जारवेस ने बताई है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही होती है, कितनी ज़बरदस्त तरीके से वो फोर्स फील्ड वगैरह बना के लोगों को बचा के यहाँ पे लेकर आती है। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो भी अब जो है मशहूर होना शुरू हो चुकी होती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि डायरेक्टर ऑसबॉर्न जो कि बिल्कुल दुनिया का सबसे बड़ा फारिग बंदा है इस वक्त, वो बैठा हुआ होता है और वो सब ये चीज़ें देख रहा होता है। मतलब उसको भी पता है कि कोई ना कोई चीज़ उसके सामने आई है आयरन मैन के रिलेटेड, तो उस पर क्यों ना देखेगा। और उसके लोग बताते हैं कि डायरेक्टर ऑसबॉर्न हम इस सूट के ऊपर नजर रखे हुए हैं, ये एक बार फिर जो है मूव पे निकला है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि फिर इसका पीछा करो। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि मुझे सूट के बारे में हर एक चीज़ चाहिए, हर एक खबर चाहिए, उसके ऊपर हमेशा नजर रख के रखो और ये बताओ कि उसके अंदर है कौन, कहीं वो पॉट्स तो नहीं है। तो विक्टोरिया बोलती है कि हमारा पूरा गैस यही है कि उसके अंदर पेपर पॉट्स ही मौजूद है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि फिर ठीक है, पता लगाओ कि वो कहाँ है। तो बोलता है कि वो अभी वाशिंगटन एयर स्पेस जो है उसको छोड़ते हुए वहाँ से साउथ की तरफ आगे बढ़ रही है। वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि आखिरकार उसको ये सूट मिला कहाँ से और सूट के अंदर किस किस किस्म की कैपेबिलिटीज़ हैं, इसमें कैसे कैसे वेपन्स मौजूद हैं, हमें सब चीज़ें पता लगानी पड़ेंगी। तो वहीं पे उसका एक एजेंट बोलता है कि सर यही तो बात है कि इस सूट के अंदर से अभी तक हमें किसी भी वेपन का कोई एविडेंस नहीं मिला है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम स्टूपिड बनने की कोशिश मत करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आयरन मैन का सूट हो और उसमें कोई वेपन ना हो। तो बोलता है कि सर आप खुद देखिए, हमने यहाँ पे अपनी जितनी भी इसकी फुटेज देखी है अभी तक जो उसने लोगों को बचाया, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेटर्स देखे हैं, सब रिपल्सन टेक्नोलॉजी देखी है और मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कोई टारगेटिंग सिस्टम या कोई और दूसरी चीज़ नहीं देखी जिससे लोगों को नुकसान पहुँचाया जा सके। तो मैं ऑसबॉर्न बोलता है कि ये बताओ उसके करीब हमारा कौन सा बेस मौजूद है। तो वहाँ पे सर हमारा हैमर का अभी इस वक्त कोई भी जो है यूनिट मौजूद नहीं है। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलता है कि नहीं, मैं खाली हैमर के जहाज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा अगर कोई और भी जहाज़ वहाँ से आ रही है तो मुझे उसका बताओ फ़ौरन, जो उसके रास्ते में हो। बिल्कुल सर, मेरे पास डिटेल्स आ रही हैं, सिएटल से एलए के लिए एक फ़्लाइट निकली हुई है, वो उसी के रूट में आ रही है। तो वहीं पर नॉर्मन बोलता है कि अरे वाह, मुझे अभी खबर मिली है कि एक स्क्रल स्लीपर एजेंट जो है वो उस जहाज़ के अंदर है, हमें उस जहाज़ को मार गिराना होगा। अब देखते हैं कि पेपर पॉट इससे किस तरह से हैंडल करती है। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न की कितना ज़्यादा ईवेल है। उसने सिर्फ पेपर पॉट्स के सूट को चेक करने के लिए एक लोगों की जान की कुर्बानी दे दी। उसने एक जहाज़ के ऊपर हमला करवा दी ये कह के कि उसके अंदर एक स्क्रल का स्लीपर एजेंट मौजूद है। और इस तरह हम जहाँ से शिफ्ट होते हैं पेपर पॉट्स की तरफ, जिसके सामने वो जहाज़ आ रहा होता है, वो पूछती है कि जारविस हम क्या करें। तो बोलता है कि मैं देख रहा हूँ मिस पॉट्स, मुझे कैलकुलेशन करने दीजिए। तो बोलता है कि आपकी शील्ड्स को मैंने ऊपर कर दिया और वो इम्पैक्ट के लिए बिल्कुल तैयार है और मेरे हिसाब से ये आप कर सकती है मिस पॉट्स। और इस तरह यहाँ पे हम लोग शिफ्ट होते हैं रेड सी के गहराइयों के अंदर, जहाँ पे स्टार्क लेबोरेटरी नंबर 26 मौजूद है। मतलब हम देख रहे हैं कि टोनी स्टार्क ने अपने लैब कहाँ कहाँ बनाए हुए हैं और वो हर चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहता था। और यही वजह है जिस वजह से टोनी स्टार्क जो है उसका पीछा करना, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। और हमें यहाँ पे टोनी स्टार्क बस इसलिए बता रहा होता है कि इतनी गहराई के अंदर कोई भी चीज़ आसानी से मर जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इतना है कि वो वैसे इंसान का दम घुट के मार दे।
और यहाँ पर हम देख रहे थे टोनी स्टार्क अपना एक नया आर्मर बना रहा होता है जो कि पानी के अंदर वो इस्तेमाल करेगा और वो अपने लैब के अंदर होता है। और इस तरह साथ में वो अपना डेटा जो है उसको रिमूव भी कर रहा होता है अपने केबल के जरिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को आप में से ये कंफ्यूजन हो रही थी कमेंट्स के अंदर, आप पूछ रहे थे कि टोनी स्टार्क ने जब उसको अपना डेटा इरेज कर दिया तो वो सब कुछ भूला क्यों नहीं। तो दरअसल इस टोनी स्टार्क के दिमाग में एक कोड डाला गया है जिसको उसको बार बार रन करने की जरूरत है। वो एकदम एक दफा में जो है उसका पूरा का पूरा डेटा वाइप नहीं कर देगी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेमोरीज को वाइप करना शुरू करेगी। इसीलिए टोनी स्टार्क अपनी पूरी मेमोरीज अभी तक नहीं गया है। और वहीं पे स्टार्क बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे बच्चों की तरफ ना ये सूट पहनना पड़ रहा है, जबकि मेरी टेक्नोलॉजी कैसी हुआ करती थी। थंडर की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। कम ऑन मुझे जल्दी करना होगा, लगता है कोई यहाँ पे आ रहा है। और इस तरह आयरन मैन जैसे अपना हेलमेट पहनता है अगले पल वहाँ से उसका लैब की दीवारें फटती हैं और वहाँ से नेमोर आता है और बोलता है कि स्टार्क, और स्टार्क बोलता है कि नेमोर। और यहाँ से मॉस्टन टेक्सास के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे मारियल पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि ये सब चल क्या रहा है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो कंट्रोलर होता है इसने बहुत सारे लोगों को पकड़ा हुआ होता है और वो उनकी जो है लाइफ एनर्जी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और वहाँ पे मारियल सोचने बैठती है कि अब मैं इसका पीछा करूँ तो कैसे करूँ, मतलब मैं यहाँ पे कर भी क्या सकती हूँ, यहाँ पे लोग हैं, कहीं वो मेरी वजह से हर्ट ना हो जाए, मुझे उसके जो है पावर सोर्स को फॉलो करना चाहिए, उसको शट डाउन करने का तरीका ढूंढना चाहिए। मारियल के पास हम देखते हैं कि एक सेंसर लगा होता है, जैसे ही वो उसके पास से गुजरती है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके जरिए कंट्रोलर जो होता है वो होश में आ जाता है और बोलता है कि कंट्रोलर ने सेंस कर लिया है एक इंट्रूडर ऑफ कोर्स। और वो बोलता है कि मेरे हॉरिड स्टिकिंग पपेट्स, जाओ और उसका पीछा करो, पता लगाओ कि कौन है जो हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है और उसको मेरे पास लेकर आओ, मेरे पास पूरा दिन नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे हम तीसरी तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ देखते हैं कि पेपर पॉट जो है उस जहाज़ को पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होती है और उसका जो चीज़ें होती हैं उसको जारविस बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर रहा होता है और बोलता है कि मिस पॉट्स अब बाकी सब आपके ऊपर है। और इसी तरह हम देखते हैं कि पेपर पॉट जो है वहाँ पे खड़ी होती है उस जहाज़ के सामने और एक इतनी बड़ी फोर्स फील्ड बनाती है जिसके जरिए वो पूरे के पूरे जहाज़ को उसके अंदर कवर कर लेती है। और जारविस बोलता है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है मैडम, मैंने सोचा नहीं था आप ऐसा कर सकती हैं। तो मिस पॉट्स बोलती है कि वाकई में जारविस, अब बताओ हमें इसके आगे क्या करना चाहिए। तो बोलता है कि आप करने के लिए रह गया है, आपने क्रैशिंग प्लेन को जो है क्रैश होने से बचा लिया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि नेमोर अपने लोगों के साथ आता है और बोलता है कि सरेंडर कर दो स्टार्क, बस बहुत हो गया। लेकिन स्टार्क उसके मुंह पर रिपल्जर उसके मुंह पर अटैक करता है और बोलता है कि शट अप नेमोर। तो वहीं पे नेमोर बोलता है कि देखो भागने से कोई फायदा नहीं है, चीजें बस और बदतरीन होंगी और कुछ भी नहीं। तो स्टार्क बोलता है चीजें तो पहले से बुरी हैं, सच में बहुत ही बुरी हैं। और वहीं पे नेमोर बोलता है अपना ट्राइडेंट लेते हुए कि ये मुझे दो, मैं बताता हूँ उसको। और वो अपना ट्राइडेंट आयरन मैन के आर्मर की तरफ मारता है जिससे आयरन मैन को हल्की फुल्की सी चोट लगती है और बोलता है कि जाओ उसकी तरफ और उसको रोको, अब वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। वहीं पे हम देखते हैं कि उसके लोग जो हैं वो उसका पीछा करना शुरू करते हैं स्टार्क का, लेकिन स्टार्क वहाँ से एक दरवाजे के अंदर जाता है और पीछे से कुछ वेपन उनके मुंह पे मारता है ताकि वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकें। और यहाँ पे टोनी बताता है कि किस तरह से वो जो है अपनी यानी ओल्ड स्कूल ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा है और पुराने इस्तेमाल कर रहा है वेपन्स जो कि पहले कभी वो किया करता था लोगों से पीछा छुड़वाने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से अब ये ओल्ड स्कूल चीज़ें मेरी दोबारा काम आने वाली हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि टोनी जो है इसके सारे के सारे गार्ड्स को बेहोश करता है और वहाँ से उनको ठिकाना लगाना शुरू करता है। और वो वहाँ से अगली फ्लाइट के लिए अपने निकल ही रहा होता है, लेकिन पीछे से नेमोर दोबारा आता है और बोलता है कि स्टार्क बस रुक जाओ, स्टूपिड बनने की जरूरत नहीं है, तुम जानते हो कि तुम यहाँ से नहीं निकल सकते हो। तो स्टार्क बोलता है कि ओ नेमोर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, तुमने वाकई में बहुत देर कर दी है, अब तुम जो हो मेरा पीछा नहीं कर सकते हो। और टोनी हम देखते हैं कि वहाँ पे अपनी रिपल्जर रेस और तीनों की तीनों यूनिबीम वगैरह सब एक साथ मिलकर मारता है ताकि वो नेमोर को रोक सके, लेकिन नेमोर को उसकी बीम्स का जरा सा भी कोई असर नहीं होता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंपीरियर रेक्स। और अगले पल वो जो है टोनी को एक जोरदार पंच मारता है और टोनी जाके एक शीशे पे लगता है। और वहीं पे उसका आर्मर बताता है कि लेवल 2 की ब्रीच सर हमारे लैब के अंदर हो चुकी है। तो वहीं पे नेमोर बोलता है कि तुम जो इस समंदर के पानी के अंदर एक अंगूर की तरह पिचका दिए जाओगे स्टार्क, तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा, तुम्हें कोई यहाँ पे पूछने के लिए भी नहीं आएगा इस गहरे समंदर के अंदर। यहाँ से हम देखते हैं कंट्रोलर की तरफ जहाँ पे वो सारे के सारे लोग जो है उसकी तरफ आ रहे होते हैं मारियल की तरफ उसको पकड़ने के लिए, और वो यही बोल रही होती है कि मैं तुम लोग को यहाँ बचाने के लिए आई हूँ कि सब तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन वो उनके ऊपर अटैक भी नहीं कर सकती थी क्योंकि सच में वो लोग असली के लोग थे। और इस तरह मारियल जो एक कॉर्नर में चली जाती है जिसकी वजह से वो सारे लोग पकड़ते हैं उसको जो है कंट्रोलर के पास दे देते हैं और कंट्रोलर उसके दिमाग के अंदर भी अपनी एक वही चिप लगा देता है जिससे वो उसको कंट्रोल कर सके। और इस तरह मारियल का वो मिशन खत्म हो जाता है वहाँ पे जहाँ पे जिसके लिए वो आई थी। और इस तरह हम यहाँ से पेपर पॉट्स की तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो जारविस की मदद से और अपना दिमाग लगाने की वजह से इस पूरे के पूरे जहाज़ को जो है सेफली एक जगह पे लैंड करवाती है, जो कि एक आसान काम नहीं था क्योंकि इतना बड़ा जहाज़ और वो भी पेपर पॉट्स ने बिना किसी चीज़ के बिना किसी की हेल्प के अकेले इसको लैंड करवाया है। और इस तरह हम देखने की ये चीज़ जो थी इसको और ज़्यादा मशहूर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी थी और न्यूज़ वगैरह वाले सब यहाँ पे पहुँच जाते हैं उससे इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए, प्रेस वगैरह वाले। लेकिन अगले पल वो लोग सामने आते हैं जिनको नहीं आना चाहिए था। मतलब हम देखते हैं कि हैमर के एजेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि पेपर पॉट्स आपको अरेस्ट किया जाता है। और इस तरह वो जो है पेपर पॉट्स को हथकड़ी लगा के वहाँ से ले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि आयरन मैन उसकी तो बहुत बुरी तरीके से शामत आई होती है क्योंकि नेमोर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है, उसको पंचेस से पंचेस मारे जा रहा होता है और स्टार्क अपनी जो कोई भी पावर इस्तेमाल कर ले नेमोर के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि स्टार्क भी ये बात समझता है कि नेमोर जो है समंदर के अंदर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसको यहाँ पे हराना वो इम्पॉसिबल सी बात है चाहे वो कुछ भी कर ले। तो इसलिए वो दूसरी ट्रिक्स आजमाने की कोशिश करता है और देखता है कि वहाँ से जो है कुछ पाइप्स वगैरह जा रहे होते हैं जिसमें वेस्ट पाइप होता है, हाइड्रोलिक्स होते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह चीज़ें होती हैं। तो स्टार्क उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर अटैक करता है।
और वहीं पे हम देखते हैं कि वो जो केमिकल्स वगैरह समुद्र में गिरना शुरू होते हैं, स्टार्क जो है उसको पकड़ता है नेमोर को और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं जीत सकता हूँ हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर, और खास तौर पे जब तुम समंदर के अंदर हो। तो इंडीड इंपीरियल रेक्स, वैसे भी मैंने अपना डीप सी सूट जो है उसको रेडी रखा हुआ था, तो मुझे बस उसी की ज़रूरत है, और तुम्हें मैं यहाँ पे इस तरह छोड़ के चले जाता हूँ। और हम देखते हैं कि उन केमिकल्स की वजह से स्टार्क जो उसका मुंह पानी के अंदर धकेल देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। और स्टार्क जब वहाँ से अपना पूरा का पूरा लैब उठाता है, वो जो नया सूट उसने तैयार करा था उसके ज़रिए वो वहाँ से बाहर निकलता है और बोलता है कि कम से कम मुझे इससे इतना तो वक्त मिल ही जाएगा कि मैं यहाँ से निकल सकूँ, कम से कम कल तक के लिए तो। और वहीं पर ऑसबॉर्न बोलता है कि अच्छा उसके बाद क्या हुआ? तो नेमोर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? वो मुझसे भाग गया। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि सच में वो तुमसे भाग गया? वेल, तुम्हें अब इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बेस्ट मैन जो हैं वो उसके पीछे लगे हुए हैं। हम जल्द से जल्द उसका पीछे कर ही लेंगे और हम पता लगा ही लेंगे कि वो कहाँ है। तो देखो चीज़ें अब इस तरह से काम करती है। तुम्हें आज थोड़ा सा मज़ा आ गया होगा क्योंकि मैंने तुम्हारे हवाले जो स्टार्क करा, अब वो तुम्हारी गलती कि तुम उसको पकड़ नहीं पाए, लेकिन आगे भी हम इस तरह के काम करते रहेंगे। जब तक के लिए मज़े करो। ऑसबॉर्न आउट। और हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न के सामने दो लोग खड़े हुए होते हैं और ऑसबॉर्न बोलता है कि वेल, अब उससे तो वो हो नहीं पाया जो मैंने उसको सौंपा था। इसका मतलब यही है कि अभी सारी कहानी तुम्हारे और तुम्हारी क्रू के ऊपर आ गई है कि तुम लोग किस तरह टोनी स्टार्क से निपटते हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने कबाल के दूसरे मेंबर द हुड को और जो उसकी गर्लफ्रेंड है विटनी फ्रॉस्ट, उसको यहाँ पे बुलाया हुआ होता है। वहीं पे द हुड आता और बोलता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? ऑसबॉर्न मुझे पहले ये बताओ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो हूँ डजन्स ऑफ दूसरे सुपर विलन्स की तरफ से बात कर रहा हूँ जो कि इस यूनिवर्स के अंदर हैं, और वो मुझसे ये जानना चाहते हैं कि हम ऑसबॉर्न के लिए ये क्यों करें, इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग किस किस्म की डर्ट बैग हो रॉबिन्स, और तुम लोग मेरे काम आ सकते हो। बॉयज, इनको दिखाओ हम इनके लिए क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न के एजेंट्स पीछे से पूरे का पूरा सोना लेकर आते हैं और बोलता है नॉर्मन ऑसबॉर्न, ये $1 बिलियन की कीमत का गोल्ड है, ये तुम्हारे लिए मैं बाउंड्री रखता हूँ। मतलब अगर तुम स्टार्क को मेरे लिए पकड़ के लाते हो तो मैं तुम्हें इसके बदले ये सारा का सारा आराम से दे दूंगा। ये तुम्हारे लिए कोई पर्सनल चीज़ नहीं होने वाली है, बल्कि ये तुम्हारा एक मिशन होने वाला है जिसको तुम पूरा करोगे तो अपना इनाम पाओगे। इसी तरह तुम्हारी टीम में से जो भी पहला शख्स टोनी स्टार्क का सर मेरे इस डेस्क पे लाके रखेगा, उसको ये सारा का सारा गोल्ड मेरी तरफ से मिल जाएगा, और इज्जत तो उसको अलग ही मिलेगी। और इस तरह हम बेसिकली देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने जो है यहाँ पे द हुड और उसके पूरे के पूरे क्राइम सिंडिकेट को जो है ये काम दे दिया कि वो टोनी स्टार्क को ढूंढने, उसके बदले में वो उसको $1 बिलियन का सोना देगा। टू बी कंटिन्यूड।